अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। एक मां को 20 साल लगे अपने बेटे की परवरिश करके उसको जवान करने में, और मुल्जिमान ने 20 सेकंड में फायरिंग करके उसकी जान ले ली, और वजह सिर्फ 20,000 रुपये बताए जाते हैं। क्या पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई, और एक ये बेवा माँ अपने बेटे के कत्ल के लिए किस तरह का इंसाफ मांग रही है? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। एक माँ जब अपने बच्चों को पाल रही होती है तो उसकी आंखों में बच्चों के लिए बेइंतहा सुहाने ख्वाब होते हैं। बिलखसूस वो माँ जिसको अकेले बच्चों को पालना पड़े, यानी उसका शरीके हयात, उसका शौहर जो है वो ज़िंदगी के अंदर उसका साथ छोड़ जाए, फौत हो जाए, तो उसके लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। आज भी हम एक ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं जहाँ पर माँ ने अपने बच्चों को अकेले पालना शुरू किया, क्योंकि 14 साल पहले उनके शौहर इंतकाल कर गए थे और उन्होंने अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए ना सिर्फ उनको पाला और बल्कि उनको काम वगैरह भी शुरू करवाए। लेकिन 20 साल एक बेटे को पालने के बाद छोटी सी तल्ख कलामी के ऊपर मोहल्ले में लड़कों ने फायरिंग करके बेटे की जान ले ली। मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वकूआ हुआ, उनको क्या पता चला और अब वो कैसे इंसाफ चाहती हैं। माँ जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे। और आपने अकेले बच्चों की परवरिश की? हाँ। कितने साल पहले आपके शौहर फौत हुए? 14 साल हो गए। आपके बेटे के साथ क्या वकूआ पेश आया? मेरे बेटे के साथ ना दुकान बंद करके घर आ रहे थे और रास्ते च उन्होंने आए ने तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दुधियां की दुकान है सामने, उतों उठे ने, उठ के तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मेरा बच्चा उत्थे मौके ते ही दम तोड़ गया। क्या वजह थी? पैसे लेने सी उन्होंने कोलों। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बच्चा दुकान ते काम, अपनी दुकान है उन्होंने दी ना किश्तां दी। अच्छा, तो किस्तों के पैसे लेने थे? हाँ जी, मोबाइल लिया सी उन्होंने तो 20,000 रुपया नकदी लिया सी। तो 20,000 के पीछे आपके बेटे को सिर्फ कत्ल किया? हाँ जी, 20,000 एक तो 22 एक सी। अच्छा, तो आपको क्या दूसरे बेटों ने और पुलिस वगैरह ने क्या बताया कि किस तरह से वकूआ पेश आया? कोई पहले लड़ाई वगैरह भी होती रही इन लोगों की? नहीं, लड़ाई लुड़ी कुछ नहीं, बस ये कि पैसे मंगते सी, जिथे मिलता सी पैसे मंगते सी ते अगों बदतमीजी करदा सी ते उन्होंने कहंदे सी कि पैसे दे दिओ साडे। ते कि 2 दफ़ा फिर उन्हें कहा कि जब ले जांदे जे ते ले लवो। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जिन्होंने कत्ल किया वो कौन लोग हैं? वो 4 लोग हैं, 5। एक दोधी है, सामने दुकान है, उसकी दुकान से निकले हैं। और जो 4 लोग हैं, एक इधर 2 बंदे हमारे मोहल्ले के हैं, एक बंदा जट चौक का है, एक स्कीम मोड़ का है। आप तमाम कातलों को जानती हैं? जी बिल्कुल जानते। बेटे के दोस्त वगैरह थे? कैसे बेटा जानता था आपका? मोहल्लेदार थे ना, पहले इधर मोहल्ले में रहते, चौकों में बैठते तो आते जाते, उनकी बेटे की सलाम दुआ थी उनके साथ। बच्चे को पालना माँ जी वैसे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अकेले जब शौहर फौत हो गया तो लड़कों को पालना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी मुश्किलों से बच्चों को पाल के आपने इस काबिल किया, वो कारोबार वगैरह कर रहे थे, 1 सेकंड में मुल्जिमान ने बच्चे की जान ले ली, क्या कहेंगी? यार मैं की कहना, मैं तो बस बच्चे सन छोटे छोटे नादान बच्चे सी, उन्होंने फड़ के बच्चे ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ला लेंगे ने मोटरसाइकिल, उत्थे मूवी बनानी शुरू कर देंगे ने जोड़े उन्होंने नाल बंदे गए। कातलों के साथी जो हैं अभी आप लोगों को हरासा कर रहे हैं, आपके बच्चों को धमकियां वगैरह दे रहे हैं, सुलह करने के लिए धमकियां दे रहे हैं, क्या वजह? नहीं सुलह करने वास्ते नहीं, वैसे कहते हैं भी साडे नाल ना कोई इन्हां नाल मसला मसाइल होएगा तो असीं जिहड़े बाकी बच्चे ने उन्हां नाल भी असीं इहो ही करांगे जो उनदे नाल कीता है। आप एक बेवा और मकतूल की वालदा की गुफ्तगू सुने, उनका कहना है कि अब
जबकि मुलजिमान इनके बेटे जमा बेटे को कत्ल कर चुके हैं, और जब ये लोग तारीख पर जाते हैं, अदालत जाते हैं, तो मुलजिमान के जो साथी हैं वो भी इनको हरासा कर रहे हैं। मकतूल के भाई जिसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यार आपने अपने भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया जी। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? सब्जादार में। और कितने मुलजिमान के खिलाफ? ये 5 मुलजिमान हैं टोटल। ये कौन लोग हैं? ये हमारे मोहल्लेदारी हैं और उसके तैयब के बहुत ज़्यादा जिगरी क्लोज दोस्त थे। अच्छा। ये तैयब जब से हम लोग इधर आए, हम इधर आए 10 साल हो गए हैं। अच्छा। पहले हम पीछे अवान टाउन में रहते थे, ये साथ ही अवान टाउन, तो यहाँ पे हमें 10 साल हो गए हैं। ये इकट्ठे ही स्कूल वगैरह में, एकेडमी वगैरह में इकट्ठे ही एक साथ थे, तो ये इकट्ठे ही थे। मैंने इंस्टॉलमेंट का काम मेरा करता हूँ मैं, तो ना तैयब ने इनको मोबाइल लेके दे दिया आज से 4 साल पहले मेरे से। तो 4 साल हो गए हैं, हम इनसे बार बार पैसे मांगते थे। वो उसके दोस्त थे, मैं शर्मिंदगी होती थी कि यार इसके दोस्त हैं, इसको क्या कहना, उसके अच्छे क्लोज दोस्त हैं। तो तकरीबन 5-6 माह पहले से मेरे भी हालात कुछ आपको पता है कि बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे। तो मैंने इसको कहा मैगी मेरे पैसे दे, इसने कहा भाग जाओ कोई पैसे नहीं है। मैंने तैयब को कहा कि अपने दोस्त को क्या मेरे पैसे दे, उसने तैयब को भी यही बात की। हमने इनके घर में भी पैगाम भिजवाया कि अपने बेटे को कहें कि हमारे पैसे दे, तो इसने पैसे नहीं दिए। आज से तकरीबन 5-6 माह पहले हम लोग ये हजवेरी चौक से ही गुजरे थे जिधर ये वकूआ पेश आया। तो मैंने ना इसको कहा, मैं कहा यार मुझे पैसे दे, कहना ना जो है तो पैसे नहीं गए। हमारी वहाँ पे तलक कलामी होगी, ठीक है, हमारा वहाँ पे हाथों पाई नहीं हुए लेकिन तलक कलामी होगी। तो जो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने कहा यार अब चले जाओ, ये आपको पैसे दे देते हैं थोड़ी देर में या थोड़े दिनों में आपको पैसे दे देते हैं। वो तकरीबन 5-6 माह गुजर गए, फिर मैंने उनसे पैसे मांगे। तो वकूआ से एक दिन पहले ये उनके पास गया है, उनको कहता है जी पैसे दे दो, ठीक है। उन्होंने ना इसको कहा भी तू जा, असी तेनों ना कल पैसे दे देंगे। तो इतवार का दिन था, लॉकडाउन है, तो ना हम लोग मतलब कि गए हैं शॉप पे गए हैं, सुबह शॉप रात को बंद की है, तो वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने ना पीछे से उसको आवाज़ दे दी। जब हम चौक में गुजरे ना, इन्होंने आवाज़ दे दी, हमने यही समझा कि यार ये पैसे देने लगे हैं, हमने इनको आवाज़ दे दी। तो ये लोग ना चौक में दूध दही वाली दुकान है, वो भी इनका दोस्त है, वो तैयब का दोस्त नहीं है, वो उन दूसरों का दोस्त है। तो उसकी दुकान में ना उसने कुर्सियां दे के बोतलें पी रहे हैं उधर। हमने यही समझा कि यार हमने पैसे मांगे, उनका आज का वादा था, वो पैसे देने लगे। बुला के ना उसको ऐसे गली के कोने पे ले आए हैं, तो दूध दही वाला ऐसे सेंटर में आ गया। पीछे से जो कासिम था और मलक अरसलान नामी लड़का है, उसने फ़ोन किया, उसने कहा आज वो फड़ लिया है, जब पकड़ लिया है, वो भी दोनों आ गए हैं। आते साथ ही उन्होंने ऐसे पिस्टल तान लिए हैं सब ने। दूध दही वाला कहता है इन्होंने फड़ लो, इन्होंने मार दो, अज इन्होंने दसो पैसे किवें लई देन, ठीक है। मैं शॉप से पीछे मैं देख रहा हूँ उन्होंने ऐसे इसको फायर मारे हैं। तो ये फुरकान ये भी पास खड़ा है, इसने कहा ना मारो, ये पकड़ने लगा, उन्होंने इसको भी सीधे फायर मार दिए, ये भी गिर गया। मेरा छोटा भाई अवैस वो उसके साथ था, तो वो उसको पकड़ने लगा, फिर उसको उसकी तरफ फायरिंग करना उन्होंने शुरू कर दी। जब उसकी तरफ कर दी, वो थोड़ा सा आगे जाकर ना वो भी गिर गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसको कोई फायर नहीं लगा। मैं भागा हूँ इनकी तरफ, मैं भाग के पास आया, मैंने तैयब को लाया, उठाया। तैयब कोई नहीं बोला, कुछ उसने बात नहीं की, कुछ नहीं की। फौरी तौर पे हमने ये लोग फायरिंग करते ना, कुछ इधर भाग गए हैं, कुछ इधर भाग गए हैं। हमने वहाँ से रिक्शे को रोका है, इसको भी रिक्शे में बिठाया है, उसको भी बिठाया लटाया, हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका भाई डेथ हो गया। ये आपने मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ? 5 बंदे हैं। 5 पकड़े गए हैं अभी? 3 बंदे पकड़े गए हैं, 2 बंदे जो हैं इस टाइम पे वो बेल पे। भाई आप बताइएगा कि आपको कहाँ पे फायर लगे, कितने फायर लगे आपको? उन्होंने मुझ पे 2 फायर किए हैं, एक बाजू पे किया है, एक सीने पे किया था। तो आपने वहाँ पे जैसे ये भाई बता रहे हैं कि मुलजिमान पहले से खड़े हुए थे, माइक ज़रा ऊपर कर। हाँ, वहाँ पे खड़े हुए थे, कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे, तो 2 जन से ना वो साइड पे बाइक पे बैठे हुए थे। वो आए हैं, उन्होंने उन्हें मतलब गली के अंदर लेके गए हैं, साथ मैं भी था। तो आपको भी उन्होंने मारने की नीयत से किया या सिर्फ डराने की नीयत से? मतलब कि मैं आगे हुआ ना, तो मैं बचाने के लिए, मतलब कि वो भाई है उसे बचाने के लिए आगे हुआ, उन्होंने मेरी तरफ ही सीधे फायर किए हैं, बस ये बात। उसके बाद मौके से सारे फरार हो गए? हाँ, सारे फरार हो गए। इसके अलावा कोई बात वहाँ पे नहीं हुई? मुलजिमान ने कोई बात नहीं की उन्होंने। आप मकतूल के पुरसा की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किस तरह से मुलजिमान ने 20,000 रुपए के पीछे एक जवान लड़के की जान ले ली, और उनका कज़न जिसने आगे होके बचाने की कोशिश की उसके ऊपर भी फायरिंग की। उसको 2 फायर लगे, एक बाजू के ऊपर लगा और एक सामने छाती के करीब लगा।
खुशकिस्मती से ये बच गया, लेकिन मकतूल जो इनका भाई है वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। मुद्दई के मुताबिक 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 ताहाल मफरूर हैं। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मुल्ज़िमान को क्या कोशिश कर रही है और गिरफ्तार मुल्ज़िमान का क्या कहना है इस हवाले से, वो जल्दी जानेंगे। लाहौर में आए रोज़ ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं जिसके अंदर अदम बर्दाश्त या असले की नुमाइश की वजह से कोई ना कोई अपनी जान की बाजी हार जाता है। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर भी दोस्तों के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था और वो इस हद तक कशीदगी इख्तियार कर गया कि दोस्तों में बाद लड़ाई झगड़े तक आई और उसके बाद बात नौबत जो थी वो फायरिंग पे आ गई और दोस्तों ने फायरिंग करके अपने पुराने दोस्त की जान ले ली और वजह ना जो था वो कुछ हज़ार रुपया बताया जाता है। सब्ज़ादार पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्ज़िमान इस हवाले से क्या कहते हैं, किस वजह से उनकी लड़ाई हुई और असलहा का इस्तेमाल कैसे इतनी जल्दी इसके अंदर आ गया, क्यों सुलह सफाई नहीं हो सकी, मुल्ज़िमान से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? वकास। वकास, किसको कत्ल किया तुमने? तैयब। क्यों? बस हमारी बहस हुई थी, पैसों का लेन देन था हमारा, तो ठीक है कॉल पे हमारी बहस वगैरह हुई, गाली गलोच हुए हम, ठीक, उसने मुझे निकाली, मैंने उसे निकाली। तो कितने अरसे से उसको वकास को जानते थे? मैं उसको जानता था तकरीबन 3-4 साल से। तो गालम गलोच किस वजह से हुई? ये कोई पैसों का लेन देन पैसा था। किस वजह को कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं को मोबाइल वगैरह? हाँ जी, मोबाइल का लेन वो देन। किस्तों का काम करता था? हाँ जी, वो किस्तों का काम करते थे, तो मोबाइल लिया हुआ था, ठीक है, तो उसका कुछ 20,000 रुपया रह गया था, तो उस पर हमारी बहस हुई, गाली गलोच हुए हम, ठीक है, तो उस वजह से ये। तो गालम गलोच के अंदर फायरिंग करके बंदे को कत्ल कर दिया, ये कोई वजह थी कत्ल करने की? सर वो ये थी कि उसने जब मुझे कॉल की है, उसने भी मुझे धमकियाँ वगैरह दी है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे ढूंढते भी रहे हैं, ठीक है। तो जब शाम को हमारा रात को टकराव हुआ हमारा, ठीक है, मैं और शांत वो काफ़ी जने थे, ठीक है, मेरी तरफ वो भागे हैं इस तरह, ठीक है, तो मैंने अपने बचाव के लिए वहाँ पे तो इनको फाइट साथ, कर दी। इन दोनों का साथ क्यों लिया तुमने? इन दोनों का क्या किरदार है तुम्हारे साथ उस कत्ल में? इनका ये किरदार है कि ये जो है ये मेरी बाइक चला रहा था, ठीक है, तो इसके साथ मेरा कॉल पे रब्ता था, मैंने इसे कॉल करके पूछा कि आ गए, इसने कहा आ गए हैं। ये भी मकतूल के दोस्त हैं? हाँ जी। ये भी तुम्हारे साथ ही उतना ही पुराना जानते हैं? नहीं, ये बचपन का मेरा फ्रेंड है। अच्छा, नहीं उसके साथ ताल्लुक इकट्ठा तीनों का बना था? हाँ जी। बस सिर्फ यही वजह है लेन देन का तनाज़े 20,000 ही? हाँ जी। 20,000 के ऊपर। और ज़ख्मी कितने हुए इसके अंदर? एक जख्मी हुआ, वो कौन है? उसका नाम शानी है। वो क्या करता है? वो भी दोस्त है तुम लोगों का? नहीं, वो उनके पास काम करता है। तो असलहा तुम्हारे पास सिर्फ अकेले के पास था, इनके पास सारों के पास भी असलहा था? एक मेरे पास था और एक उसके पास था, तो पहले दोनों ही मेरे पास है। जब मैं बाइक से उतरा हूँ, एक मैंने इसको पकड़ा दिया। किसका था असलहा? असला मेरा था। कहाँ से आया? तो दोस्त था, उससे लिया था। लाइसेंस ही है? नहीं इससे पहले भी इस्तेमाल किया असला कहीं पर? नहीं। हवाई फायरिंग वगैरह कोई कुछ नहीं किया? अच्छा, तुम इसको कैसे जानते हो? मेरा फ्रेंड है बचपन का। बचपन का दोस्त है। इसके कहने पे बंदा क्यों कत्ल किया? बंदा इसके कहने पे नहीं, वहाँ पे लोग इतने हो गए तो मुझे मजबूरी तौर गोली चलानी पड़ी। असला तो उसका था, उसने तुम्हें असला दिया, तो क्यों दिया था असला? तो उतरा बाइक इसने पहले फायर किया, एक मिस हो गया, इसने साथ ही मुझे पकड़ा दिया। वो लड़के मेरी तरफ आए, फिर मैंने चलाया। वहाँ पे मेरे 2 फायर हो गए नीचे ज़मीन। तुम्हारी भी उसके साथ कोई लड़ाई थी? नहीं, कोई पहली कोई रंजिश वगैरह? कोई भी। तो फिर तुम वहाँ से भाग भी तो सकते थे मोटरसाइकिल पे। बस आए इकट्ठे थे इसलिए। तो प्लान करके आए थे पहले मारने का? नहीं हुआ था, वैसे ही ये गया था कि डराना है। तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि वो वहाँ पे आ गया? हमें तो कासिम ने फ़ोन किया था, उसने कहा कि चौक में आ गए। पहले से तुम लोग उसको फिर ढूंढ रहे होगे? नहीं, हमने ढूंढा नहीं, वो ढूंढ रहे थे हमें 5-6 बजे के करीब। फिर हम गए हैं रात को कोई 10 बजे के करीब। फायरिंग इसमें थी।
तुम उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों रखते रहे? तुम्हारा भी उसके साथ कोई मसला था? नहीं, मसला कोई भी नहीं था। मुझे फ़ोन किया दोस्ती के नाते पे, उसने पूछा है आए कि नहीं आए। मैंने कहा आए हैं, चक्कर लगा के चले गए हैं। चले गए, मेरे पास से गुजर गए हैं। अचानक से ही ये आ गए हैं, आमना सामने इनका उधर गोली चल गई, तो मैं उधर से भाग गया। तो तुम उनको क्यों इन्फॉर्मेशन देते रहे उनके आने की और जाने की? अच्छा, एक दफ़ा ही फ़ोन किया इसने मुझे, बस पूछा है आए हैं कि नहीं आए। मैं क्या आए हैं, बस तुमने इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद तुमने इनकी कैसे मदद की? मदद नहीं की। उसके बाद हम इकट्ठे हो गए, बाद में आधे घंटे बाद उधर से हम भाग गए। कहाँ पे अब रहे? उन्होंने मेरा नाम भी लिखवा दिया। पहले हम गए इधर से कसूर, वहाँ पे रहे हैं एक दिन पुप्पो के पास। उधर से फिर इनके गांव चले गए हैं। कहाँ? उधर से पाकपतन से हम फैसलाबाद से मनसेरे, उधर इनके रिश्तेदार थे उधर। फिर पकड़े गए? जी, तो ये सफ़र करने के लिए पैसे वगैरह कहाँ से आते रहे? वो बकास के पास आए थे। इससे पहले भी तुम इलाके में कोई लड़ाई झगड़े में मुलविस रहे? वैसे ही लड़ाई गाली गलोच ही है, और ऐसा कोई मसला नहीं। पहले गोली शोली तुम करते क्या हो? मैं दूध का काम है मेरा। पढ़े लिखे हो? कुछ पढ़ा हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ? तुमने कुछ पढ़ा हुआ है? 7 तक पढ़े हो तुम? मैं नहीं पढ़ा, शर्टों का काम करता, शर्ट ये कैजुअल शर्टों का। जी, जब 20,000 का मसला था, तुम दूध का कारोबार करते। दूध का कारोबार तो ऐसा है जो चलता भी है, तो 20,000 तो बहुत ऐसी अमाउंट है जो बड़ी आसानी से दी जा सकती है। जी, फिर बस अब नहीं थे उस टाइम। आप मुलजिमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अपेरेंटली जो ये वजह बता रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने पुलिस को भी यही वजह बताई होगी कि 20,000 का तनाज़ा था और उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, और वो उसके बाद जो मकतूल था वो इनको तलाश करना शुरू हो गया। ये उसको मिल नहीं सके। फिर इनके पास इन्फॉर्मेशन आई कि वो जो है किसी चौक में आ रहा है। उसने इन्फॉर्मेशन दी, असला लेके वहाँ पे पहुँचे। डेफिनेटली जब ये असला लेके हैं तो इनकी इंटेंशन भी यही होगी कि उसको मारना है या डराना है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दाऊद साहब, जैसे ये लड़कों ने सारी स्टोरी सुनाई है, ऐसे ही है? असल में ये बिल्कुल काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। असल में ये बचपन के दोस्त हैं, आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन बाद जो हमारे पास मकतूल तैयब था, उसका बड़ा भाई इंस्टॉलमेंट्स की उसकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसने एक मोबाइल ले रखा था जिसके ये पैसे नहीं दे रहा था। उसने काफ़ी दफ़ा इससे तकाजा किया कि वो उसकी रकम अदा करे। इसी बात पे ही इनकी आपस में तकरार होना शुरू हो गई और वहीं से लड़ाई का आगाज़ हुआ, और अच्छे दोस्त जो हैं वो दुश्मन बनते गए। वकूवा के रोज़ इनकी आपस में फ़ोन के ऊपर भी गालम गलोच वगैरह हुआ। उसके बाद चौक में ही, वही चौक जहाँ पे ये अक्सर इकट्ठे बैठ के गपशप करते थे, बातें करते थे, उसी चौक में ये आए। ये वहाँ पे कासम पहले से ही उन लोगों का इंतज़ार कर रहा था। जब वो आए, मकतूल आया और उसका मुलाजिम उसके साथ फुरकान भी था, तो इन्होंने कासम ने फ़ोन करके उसको बताया कि ये चौक में आ गए हैं। जैसे ये आए हैं तो इसके बाद ये शान और वकास जो हमारे दोनों मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, ये आए हैं। पहले इन्होंने उसको आके, जिस तरह एक गली मोहल्ले के गैंगस्टर टाइप होते हैं, बड़े फिल्मी अंदाज में इन्होंने उसे कहा कि हमारे आगे लग के भागो। अच्छा, तो मारने से पहले मकतूल को कह के भाग? मकतूल को इन्होंने कहा कि आप आगे लग के भागे, लेकिन वो उसने कहा मैंने नहीं भागना। फिर इसने एक साइड पे फायर किया, जिससे जो करीब जितने भी लोग खड़े थे वो वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद इसकी फायरिंग से मकतूल जो है तैयब, वो वहीं मौका पर ही जाँ बहक हो गया, और फुरकान जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। तो असल में ये सूरत हाल थी। बाद में ये फ़रार हो गए, मुस्तफ़ाबाद गए, ललियानी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी तक यही चीज़ सामने साबित हो रही है कि ये 20,000 रुपये का लेन देन ही है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मारा इसके अंदर तो लगता है जैसे प्लानिंग वगैरह सारा करके इन्होंने मारा है। प्लान ये था, भी कैरी करके ये फिर रहे थे जिस तरह, और उसकी इंफॉर्मेशन भी रख रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। असला ये पहले भी अपने पास रखते थे। जिस तरह गली मोहल्लों मैंने आपको बताया कि गैंगस्टर टाइप छोटे मोटे होते हैं, बिल्कुल ये इनका चाल चलन इधर ऐसा ही था कि अपने पास रिकॉर्ड वगैरह है इनका। पहले भी लड़ाई में ये तीनों ही इकट्ठे चलान हो चुके हैं। लड़ाई झगड़े में, आगे फायरिंग करने में, इस तरह के मुकदमात में ये पहले भी इकट्ठे चलान हो चुके हैं। इनका चाल चलन अच्छा नहीं था इस वाले से। उसके बाद ये फ़रार हो गए, फिर हमने इनको मानसरा से जाके गिरफ़्तार किया। बहुत शुक्रिया।
आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू भी सुनी, आप तीनों की शक्ल सूरत भी देख सकते हैं, अच्छे खासे शक्ल सूरत के हैं, काम धंधा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मोहल्ले के अंदर अपनी इजारादारी और जिस तरह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं कि गैंगस्टर बनना और वो भाई लोग वाला जो तासुर देने के लिए मोहल्ले के अंदर बड़ी एक इन्होंने अहम बात पहले भी बताई कि पान सिगरेट की दुकान पर जाके इसी दाबा शाबा मार के पान शान भी खाते रहते हैं। इस किस्म की जो ज़हनीत है उसकी वजह से आज तीनों जो है वो 302 के अंदर मुलविस हैं। 2 मरकज़ी मुलजिम हैं, एक जो है वो उसने कोऑर्डिनेशन वगैरह करवाई है, उसको 109 में इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इस सारे वाक़े के अंदर एक शख्स जो है जिसने अपनी ज़िंदगी की अभी चंद ही साल गुजारे थे और वो बड़ा हो रहा था, उसकी भी गालिबन उम्र 20-22 साल ही थी, 20-22 साल थी, उसको इन्होंने कत्ल कर दिया, जबकि एक शख्स को ज़ख्मी किया। 20,000 रुपये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है जिसके ऊपर किसी शख्स की जान ले ली जाए, और जिसकी जान ली जाए वो भी आपका बहुत करीबी दोस्त हो, तो कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल फैक्टर आपके साथ अटैच होता है कि आप उस शख्स को जानते हैं, उसके साथ उठना बैठना घूमना फिरना है, तो 20,000 रुपये के पीछे आप किसी की जान नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई शख्स 20,000 रुपये, फ़कत 20,000 के पीछे अपने दरीना दोस्त को कत्ल कर दे, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ये कोई ज़हनी बीमारी है, तालीम की कमी है, या अपने आप को इलाके में बड़ा दिखाने की कोशिश है? ये क्या है? इस चीज़ को जानने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर आमना के पास आए हैं। डॉक्टर साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। 4-5 दोस्त हैं जो एक ही इलाके में बहुत अरसे से रह रहे हैं, उनका उठना बैठना एक साथ है, यहाँ तक कि शामों को इकट्ठे होते हैं, खाना पीना भी साथ है। एक दोस्त ने किस्तों के ऊपर दूसरे दोस्त से मोबाइल ले ली और सिर्फ 20,000 रुपया रिमेनिंग था जिसका वो तकाजा करता था, तो मुलजमान ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। नफ्सियात में इसको क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक ये जो हमारे सामने दिन ब दिन जराइम के इस तरह के उभरते हुए केसेस आ रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि हमारी बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो साइकी है वो उभर कर हमारी सोसाइटी के सामने आ रही है, और इसमें एक सोसाइटी का हमें एक ट्रेंड और एक माइंडसेट भी नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने इस केस को जहाँ तक फॉलो किया, इसमें मेरे नॉलेज में ये बात आई कि ये सब लोग जो थे ये अनएजुकेटेड थे। ज़ाहिर है कि एक तालीम जो आपको बेसिक शऊर देती है उससे ये सारे ही नावाकिफ़ थे, और इसमें एक शायद था कोई प्राइमरी या शायद क्लास 7 तक पढ़ा हुआ था। तो ये देखें कि जब आपको एक फॉर्मल एजुकेशन ही आपने हासिल नहीं की, आपको एक सही गलत की तमीज़, एक हम जितना भी कह लें कि एजुकेशन आपको शायद बहुत कुछ नहीं सिखाती, लेकिन आपको बेसिक शऊर, अपनी पावर स्ट्रगल को मैनेज करना और अपने जज्बात और अपने इमोशंस को अपने किस तरीके से इजहार करना है, उन चीज़ों की कुछ हद तक आपको एक सिविल मैनेजमेंट उसकी ज़रूर सिखाती है। तो इस केस में एक तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो एक उनकी शऊर की कमी की सबसे बड़ी वजह। इसके साथ साथ देखें, जब दोस्त होते हैं, चाहे वो अनएजुकेटेड हों एजुकेटेड हों, दोस्ती एक सेल्फ इतना पावरफुल इमोशन है इसमें आप किसी की जान लेने के बारे में कभी नहीं सोचते। यहाँ पे मुझे लगता है कि दोस्तों के बीच में कुछ सर्टन तरह की यकीनन राइवरीज रही होंगी, और वही बात कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस करना आपको जब नहीं आता, तो वहाँ पर ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन उभरती है जिसमें इतनी आपके पास हैंडलिंग की इमोशंस को कमी है कि एक छोटी सी बात के ऊपर आप किसी को कत्ल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा ओवरऑल पूरा पावर स्ट्रगल सिस्टम है, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा आर्मामेंट्स को बहुत इजी एक्सेस में ले आए हैं लोगों के, हर बंदा जिसके पास थोड़े से भी पैसे हैं वो कोई हथियार ख़रीद सकता है, तो ये बड़े मैस लेवल के ऊपर इसकी काम करने की ज़रूरत है कि ये देखें क्यों हथियार इतने आम हैं कि जिसको भी एक्सेस हो वो अपने पास रख ले, और उसे नहीं समझ कि उसने कहाँ किस जगह पर यूज़ करना है, और एक मामूली सी गुस्से की कैफियत में या एक राइवरी की कैफियत में उस हथियार का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें स्टेट के लिए भी एक सोचने की बात है कि हमने अपने इस सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कि किसके हाथ में हमने वो मशीन देनी है जिसका इस्तेमाल उसको समझ भी हो कि उसने करना है। डॉक्टर साहब, बतौर माहिर नफ्सियात ये बताइएगा कि इंसान ताकत के हसूल के लिए किसी भी एक्सटेंट तक क्यों चला जाता है?
हमारा जहन जो है कहीं ना कहीं पे हम पे एक चेक एंड बैलेंस रखता है कि अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो तो वो हमें अलार्म करना शुरू कर देता है कि हम अपनी लिमिट से आउट हो रहे हैं। ताकत के हसूल के लिए लोग क्यों करते हैं? इस केस के अंदर जो थोड़ी सी इन डेप्थ चीज़ें मैंने देखी उसके अंदर ये जो लड़के थे जिन्होंने कत्ल किया, ये मोहल्ले के अंदर ज़रा वो जो होते हैं थड़े वगैरह पे बैठने वाले और अपना पावर शो करने वाले, टैका जमाने वाले वो लोग भी हैं। तो ताकत के हसूल के लिए इंसान कैसे किसी की जान तक लेने तक चला जाता है? देखिए इंसान की जो केमिस्ट्री है, इसमें आपने एक बहुत कॉमन बात सुनी होगी कि इड, ईगो और सुपर ईगो, हमारी ये फिनोमेनाज हैं। और इड जो है वो हमारी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं उनको हर सूरत पूरा करना चाहती है, और ईगो कुछ उसको मॉडरेट करती है, और सुपर ईगो उसको अच्छे पॉजिटिव लेवल के ऊपर उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन देती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी और बुरी है। अपनी इड से बाहर निकलने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि हमारी बेसिक प्राइमरी जो हमारा नफ्स है, जिसको कुरान मजीद में भी जिसका जिक्र किया गया है, उसके लिए आपके अंदर शऊर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों में शऊर की कमी होती है वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको इड करने पर फोर्स कर रही होती है। इड की ग्रेटिफिकेशन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होती है जिस वक्त इंस्टेंट उसको वो रिवॉर्ड मिल रहा होता है। जैसे अब ये पावर की सिचुएशन है कि आपने अपना एक टेका जमाया हुआ है, आप मोहल्ले में एक चौधरी या एक वो ग्रुप के हेड से बने हुए हैं, और वो आपको एक पावर सीकिंग बिहेवियर दे रहे हैं, और ये बड़ी वीक पर्सनैलिटी की निशानी है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होता है कि आप बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वीक पर्सनैलिटी तालीम की कमी की वजह से इंसान होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इसमें तालीम की कमी का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि हमारे कुछ अपनी फिजिकल हेल्थ होती है, हमारी एक मेंटल हेल्थ होती है, हमारी एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है, जिस केमिस्ट्री के दौरान एक इंसान जो है वो बड़ा होता है, और उसकी उस ग्रोथ के प्रोसेस के दौरान जहाँ जहाँ उसकी जो इड है, उसकी जो ईगो है और उसकी जो सुपर ईगो है, वो आपस में फ़ाइट करते करते एक इंसान जो है वो कहीं पर सिर्फ वो अपनी इड को ही फॉलो कर रहा होता है, कहीं वो उसमें इतनी सेंस अपनी पेरेंटल एजुकेशन से और उसकी गाइडेंस से और उसकी रिलीजियस ट्रेनिंग से कुछ बेहतर हो जाती है। वहाँ उसे समझ आ जाता है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। यकीनन इन लोगों की अपब्रिंगिंग में ये फॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो ऐसे पावर सीकर जो है वो ह्यूमन बीइंग बने। और ये 1 या 2 दिन में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा उन्होंने किसी की ये जान लेने के लिए इतनी आसानी से प्लान कर लिया। यकीनन इससे पहले भी वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मर्डर एक इतना बड़ा हीनियस क्राइम है कि वो फ़ौरन जो है वो एविडेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, वेरी प्रिसाइजली हमारे माशरे में लोग फ़िज़िकल हेल्थ को फिर तवज्जो तो वैसे फ़िज़िकल हेल्थ पे भी नहीं दी जाती, लेकिन हम फिर भी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में थोड़े से कॉशियस होते हैं। मेंटल हेल्थ हमारे माशरे में बिल्कुल निगलेक्टेड है, ना हुकूमत की प्रायोरिटी है, ना सोसाइटी की प्रायोरिटी, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हम देखें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेते। कितना अहम है मेंटल हेल्थ के लिए शऊर उजागर करना, लोगों को बताना कि आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप लोगों को गाय बगाए माहिर नफ्सियात से मिलना चाहिए, और वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? आप ये देखें, इस वक्त जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी में, बल्कि पूरे ही हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल आके बताता है कि जी मुझे कैंसर हो गया है या मुझे कोई ट्यूमर हो गया है, तो सब उससे सिंपथाइज़ करते हैं, एम्पैथी एक्सटेंड करते हैं, तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए, तुम्हें मैं डॉक्टर पे ले जाऊँ, अच्छा कंसल्टेंट ये है। लेकिन अगर आके कोई ये कहता है कि जी मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है, तो कोई उसको सीरियस नहीं लेता। उसको कहते हैं कि यार ये तो ऐसे ही मतलब खामखा की बात है, ये कुछ नहीं होता। आधी से ज़्यादा पब्लिक तो उसको एक्नॉलेज ही नहीं करती कि स्ट्रेस या डिप्रेशन कुछ नहीं है, और जो एक्नॉलेज करते हैं वो उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, ये बंदा शायद साइको केस है, ये बंदा शायद पागल है। तो जब तक हम इस पागलपन के लेबल से, इस जुनूनियत के, साइको के लेबल से इस चीज़ को नहीं हटाएंगे, उस वक्त तक अवेयरनेस कभी भी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर नहीं हो सकती। और इसकी इतनी शदीद ज़रूरत है कि हमारी जो इस वक्त 60% यंग पॉपुलेशन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। और इस पेंडेमिक ने उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट किया है, क्योंकि लोगों को जी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसको सीरियसली एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये हुकूमत की प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए और हर इंडिविजुअल की प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए। बहुत मेंटल हेल्थ को एड्रेस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना। आपने डॉक्टर आमना की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, सेकेंडली जो पावर सीकिंग बिहेवियर है वो बहुत नुमाया है, सेकेंडली मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी शायद प्रायोरिटी नहीं है, हम उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर से नहीं सोचते, तफसीलन नहीं सोचते, जिसकी वजह से इस किस्म के केसेस आ रहे हैं। और इस चीज़ को
ओवरकम करने के लिए ना सिर्फ हमें घर से एक अच्छी तरबियत की ज़रूरत है, बल्कि हुकूमत की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस किस्म के जो लोग हैं ना सिर्फ उनको इमदाद दी जाए कि उनकी जो जिस बीमारी, इस ज़हनी बीमारी में से वो गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए बाकायदा कैंपेन्स की जानी चाहिए और काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो होने चाहिए। सब्ज़ाज़ार में 3 दोस्तों के हाथों कत्ल होने वाले शख्स को क्या सिर्फ 20,000 रुपए के ऊपर ही कत्ल किया गया या इसके पीछे और भी मुहर्रिकात हो सकती हैं, और पुलिस सिर्फ इब्तदाई तहकीकात के अंदर जो मुल्ज़िमान ने बयान दिया है उसी को सच मानकर केस जो है वो परसू कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर कानूनी राय लेने के लिए फौजदारी मुकदमात के माहिर वकील हमारे साथ मौजूद हैं, फराज अली शाह साहब। इनसे जानते हैं, शाह जी, सब्ज़ाज़ार के अंदर एक दोस्त को 3 दोस्त इस बुनियाद पे कत्ल कर देते हैं कि वो किस्तें मांग रहा था मोबाइल की। आपको लगता है कि ये केस इतना ही सादा सा होगा? देखिए, अभी सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना पड़ता है कि FIR के अंदर कंटेंट क्या बयान किया गया। कंटेंट के अंदर नॉर्मली होता ही है कि मुल्ज़मान के नाम, मकतूल या मजरूब का नाम, किस मोड से उस पर वारदात की गई, चाकू इस्तेमाल किया गया, पिस्टल इस्तेमाल के वक्त क्या था, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वजह कि मोटिव, किस वजह से ये कत्ल किया गया। सबसे पहले तो जो एक्यूज के अगेंस्ट FIR लॉन्च कराता है कंप्लेनेंट, वो स्टोरी होती है जो कंप्लेनेंट इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। हमारे पास कई दफ़ा पूरा 180 डिग्री का यू टर्न आ जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मुद्दई ही मुल्ज़म बन जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो गवाहान होते हैं वारदात उनमें निकल आती। मतलब अब जो मॉडर्न डिवाइसेस और जियो फेंसिंग और ये CCTV फुटेज और आपकी सेफ सिटी, मतलब आपकी मॉडर्न डिवाइसेस की इंडक्शन की वजह से और तफ्तीश के अंदर जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी वजह से अब कहानियाँ आल टुगेदर वो नहीं रही जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले थी। लेकिन अगर ये कहना कि 20,000, यहाँ पे हमारे पास लाहौर में ऐसे भी केसेस आए कि 3,000 के पीछे कत्ल हो गया। कत्ल पैसों के लिए नहीं है, कत्ल एट द स्पर ऑफ मोमेंट मोटिव के ऊपर होता है। और फिर लोग कुछ ये करते हैं कि कई केसेस के अंदर गैरत के इश्यूज होते हैं, लेकिन वो अपनी सिर्फ और सिर्फ एक कवर स्टोरी बनाने के लिए गैरत के इशू में कि हमारी बदनामी होगी, वो उसको एक झूठे मोटिव के साथ लिंक कर देते कि कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, हमारी जनाब कुछ देर पहले तलह कलामी हुई थी। वो मोटिव को, असल मोटिव को छुपा रहे होते हैं और एक नया मोटिव इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो कत्ल हो रहे हैं, आप अगर दुनिया की डिवीजन करें तो कोरोना का जो एक एलिमेंट आया आपका, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर जो सब्र का एलिमेंट था, जो हौसला था, वो थोड़ा सा ख़त्म होता जा रहा है और झगड़े जो हैं वो बढ़ गए हैं। मतलब आप मालिक मकान का किराएदार से झगड़ा जो हो रहा है वो पहले इस तरह का नहीं था। एक गाड़ी को चला के जा रहा है, मतलब लोगों के फाइनेंशियल जो आपके क्राइसिस आए हैं, दुकान बंद हो गई, कारोबार बंद हो गया, नौकरी तनख्वाह नहीं मिली, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हालात की वजह से। और ये छोटे छोटे पैटी ऑफेंसेस अब हमारे सामने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से कत्ल हो रहे हैं, जो पहले आज से कोरोना से पहले नहीं थे। शाह जी, अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो पुलिस कहती है कि मुल्ज़िमान का पहला ये काम है, इससे पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की, सरे बाजार ललकार कर बंदे को कहा कि भाग, अपनी जान बचानी है तो पीछे से फायर करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरफ इशारा करती हैं जैसे बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड थे या क्रिमिनल हेडेड थे। यानी उनको पीछे से कोई ना कोई उस तरह से तरवीज भी कर रहा था चीज़ों की। तो पुलिस मोटिव तक क्यों नहीं पहुंच पाती या उन अनासर के पीछे क्यों नहीं पहुंच पाती जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ना क्योंकि क्रिमिनल साइड का मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर के अंदर जो सबसे डेंजरस बात अब आती जा रही है ना, अब लोग अपने जो बदला है ना वो उसको खुद नहीं कर रहे, वो बेसिकली पेड शूटिंग जो है ना, वो एक नया यहाँ पे प्रोफेशन स्टार्ट हो गया कि दुबई में लोग बैठे हैं, उनके यहाँ पे शूटर्स हैं, वो पूरा एक नेटवर्क चला रहे हैं कि आप पैसे दे के अपने मुखालिफ को कत्ल करवा सकते हैं, आप पैसे ले के अपने मुखालिफ को ज़ख्मी करवा सकते हैं। तो मतलब ये एक मुसलमा हकीकत है। अगर अब ये कहना कि मैं कोई अफसानवी बात कर, अफसानवी बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लोग, ऐसे गैंग हैं जिनकी बिल्कुल बाकायदा पूरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, जो पैसे लेके शूटिंग करते हैं, जो पैसे लेके लोगों को कत्ल करते हैं। और फिर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा, मैं एंटी पुलिस आदमी नहीं हूँ,
लेकिन पुलिस के बहुत से हाई अप्स जो हैं वो दुबई में बैठे हुए वो जो शुरफा हैं उनके साथ उनके ना सिर्फ राब्ते हैं बल्कि उनके बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन हैं। और अगर व्हाट्सएप का डाटा कभी रिकॉर्ड पे आ गया तो बड़े बड़े पुलिस के ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जी, लाहौर के अंदर अगर हाल ही में होने वाले वाक़यात की बात की जाए तो फिरदौस मार्केट के ऊपर एक ताजिर को कत्ल किया गया, उसके अंदर भी दुबई से ताने बाने मिले। इसी तरह करतबा चौक के ऊपर एक शख्स को कत्ल किया गया, उसके अंदर जो बंदा इस्तेमाल हुआ समनाबाद में उसके ऊपर बहुत अगवाश बट उसके ऊपर बहुत से मुकदमा दर्ज थे। इसी तरह एक लड़की को कत्ल किया गया सगिया के करीब, उसके भी ताने बाने सारे दुबई से मिले। जब इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया तो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था कि ये वैसा केस लगता है, लेकिन पुलिस ने तो टोटल कवर कर दिया उसको। उसके अंदर एक लड़की का जिक्र आ रहा था, पुलिस ने उसको भी छुपा दिया। फिर जो बंदे हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है उनके ऊपर भी पुलिस कहती है कोई उनका पुराना रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जिस तरह से वो फायरिंग करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। देखिए, मैंने तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास केसेस आते हैं, जो ये फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। ये लड़के 18 से 22 साल की एज के लड़के हैं। इनको बेसिकली ना इनको एजुकेशन का कोई इशू होता है, इनके पास आला मोबाइल है, इनके पास लेटेस्ट असला है और असला भी खुदकार किस्म का है। और फिर इनका ये है कि ज़्यादातर ये एडिक्ट्स हैं और ये कुछ आइस पीने वाले हैं, कुछ गर्दा पीने वाले हैं। मतलब जिन लोगों ने इनको हायर किया हुआ है या जो इनकी सर्विसेज हायर करते हैं वो इनके बेसिकली केसेस को भी फिर लेके चलते हैं। वो इनका इस किस्म की जो इनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी करते हैं, इनको पैसे भी देते हैं। और अब तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेशन कोर्ट में अभी तफ्तीश आईओ जो थे वो मेरे से शेयर कर रहे थे कि जिस लड़के ने सेशन कोर्ट में आके कत्ल किया उसने 25,000 रुपया टोटल लिया है, जिसमें वो वेपन भी सेशन कोर्ट के अंदर लेके आया और अदालत के अंदर से निकलते हुए उसने दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया। हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ पेड किलिंग उसने पैसे लेके कत्ल कर दिया। तो ये बड़ा ही डेंजरस हो गया। और पुलिस का मैं समझता हूँ कि जब से मॉल्टन इंसिडेंट हुआ है तो पुलिस तो अब बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ना है या किसी बड़े नेटवर्क को उन्होंने ब्रेकअप करना है। वो सिंपल ये करते हैं कि एक बंदे को पकड़ो, पकड़ने के बाद उसकी झूठी सच्ची सी एविडेंस बनाओ और उसका चलान जो है सेंड टू कोर्ट कर दो, खुद ही अदालतें देख लेंगी, सजा देनी होगी दे देंगे, बरी करना होगा बरी करें। मतलब पुलिस का जो पुराना सिस्टम था, हालांकि अभी अरबों रुपया का बजट आ गया, मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं। इनके आप देखें कि अमेरिकन के साथ इनके कोर्सेज करवाए गए हैं, रिफ्रेशिंग कोर्सेज हैं, मतलब बहुत कुछ किया गया। लेकिन बेसिकली क्योंकि जो नीयत है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, पुलिस की नीयत अब ये ख़त्म हो गई है कि इनको इस किस्म के केसेस के अंदर। सवाल शाह साहब, विटनेस प्रोटेक्शन जी पाकिस्तान में नापैद है। जो मकतूल के बुरसा हैं वो कह रहे हैं कि हमें कातिलों की तरफ से भी धमकियाँ दे रही हैं और पुलिस इस चीज़ से ना सिर्फ बाखबर होने के बावजूद कुछ नहीं कर रही बल्कि मुलजमान को भी वो जो है वो ऐसे फूलों की सेज दे रहे हैं हवालात के अंदर। बेसिकली देखें, अब जो आपका मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि इंग्लिश अगर आप सिस्टम उठा के देखें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके अंदर वो कहते हैं कि आप विटनेस की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करें, कि आपको एक्यूज़ को ये पता ही नहीं होना चाहिए कि विटनेस का असल नाम क्या है, विटनेस की रिहाइश कहाँ पे है। अब देखें यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये हो गया कि विटनेस को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं। मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि इस केस का जो आई विटनेस था वो अगले केस का मकतूल है और जो इस केस का मुद्दई था वो अगले केस का मकतूल है। तो ये एक सीरीज ऑफ क्राइम हो गया और लोग जो हैं वो बिल्कुल आपके क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमने अपनी सज़ा खुद देनी है, हमने जजमेंट खुद पास करनी है, हमने अपना बदला खुद लेना है, जिसकी वजह से आपको आए रोज़ अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर, थानों के अंदर, आईजी ऑफिस के अंदर एक दूसरे को कत्ल करने का जो रिवाज निकल और रस्म निकल पड़ी, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है क्योंकि इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं हो रही। एक आदमी को यकीन हो गया कि मुझे पुलिस से इंसाफ नहीं मिलना, एक आदमी को यकीन हो गया कि मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलना, एक आदमी को यकीन हो गया कि मुझे किसी भी ब्यूरोक्रेट से इंसाफ नहीं मिलना, वो खुद अपने हाथ से पिस्तौल से अपना इंसाफ लेने निकल पड़ा, जो हमारे माशरे के लिए एक बहुत ख़तरनाक लम्हा फिक्र है। आपने फराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से पुलिस और सारे बुरसा बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर, इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिया है। उनका कहना है कि इनके मुशाहिदे में बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर पेड शूटर जो है वो कत्ल कर रहे हैं और इसके अंदर मोटिव जो है सिर्फ यही होता है कि लोग अपनी दुश्मनियाँ जो है वो खुद फ्रंट पर आके नहीं निभा रहे बल्कि इन लोगों को कुछ चंद टके दे के जो है वो ये आपका काम करवा लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस सिस्टम के ऊपर भी उंगली उठाते हुए कहा है कि अगर पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करे तो कोई शक नहीं इसके अंदर कि जो मुलजमान
पसे पर्दा इन लोगों को कठपुतलियों के तौर पर इस्तेमाल करें, उनको पकड़ा जा सकता है और इस तरह के जो शूटर्स का नेटवर्क है इसको तोड़ा जा सकता है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने